आज हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म टूरिस्ट फैमिली की, जो एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू लेती है। यह फिल्म एक परिवार के संघर्ष, प्यार और एक नई शुरुआत की तलाश की कहानी बयान करती है। इस फिल्म में एक श्रीलंकाई परिवार समुद्र के रास्ते भारत में प्रवेश करता है और उनकी यह यात्रा न केवल जोखिम भरी है बल्कि कई रहस्यों से भरी हुई है। आइए इस कहानी को शुरू से अंत तक समझते हैं और जानते हैं कि यह परिवार श्रीलंका से भारत क्यों और कैसे आया। फिल्म की शुरुआत एक श्रीलंकाई परिवार से होती है जिसमें 4 सदस्य हैं। परिवार का मुखिया है दास, उनकी पत्नी बसंती और उनके 2 बेटे, बड़ा बेटा नीथू और छोटा बेटा मुरली। यह परिवार एक रात चुपके से श्रीलंका से नाव के जरिए भारत के रामेश्वरम पहुंचता है। जैसे ही वे रामेश्वरम की जमीन पर कदम रखते हैं, सभी राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी मुरली को याद आता है कि उसने अपना बैग नाव में ही छोड़ दिया। वह अपने पिता दास से कहता है, पापा, मैं अभी बैग ले आता हूं। लेकिन इससे पहले कि मुरली बैग लेने वापस जा पाए, कुछ पुलिस कांस्टेबल वहां पहुंच जाते हैं और पूरे परिवार को हिरासत में ले लेते हैं। कांस्टेबल भैरवन उनसे सख्ती से पूछताछ शुरू करता है। वह पूछता है, तुम लोग कौन हो? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? दास शांत स्वर में जवाब देता है, हम श्रीलंका से आए हैं। मेरे देश की हालत बहुत खराब है। वहां न तो रोजगार है और न ही कोई भविष्य। इसलिए मैं अपने परिवार के साथ भारत आया हूं। मैं यहां काम ढूंढना चाहता हूं और अपने परिवार को यहीं बसाना चाहता हूं। भैरवन उनकी बात सुनता है और पूछता है, तुम यहां रहोगे कहां? क्या तुम्हारा कोई जानने वाला है यहां? दास बताता है कि उसका साला प्रकाश रामेश्वरम में रहता है और वह उन्हें लेने आने वाला था। दास कहता है, मेरा साला बहुत मोटा है और उसके घुंघराले बाल हैं। शायद उसने पुलिस को देखकर कहीं छुप गया होगा। पुलिस दास के साले को ढूंढने लगती है और उन्हें वह नाव के पीछे छुपा हुआ मिल जाता है। प्रकाश को भी पुलिस हिरासत में ले लेती है और पूरे परिवार को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। रास्ते में मुरली अपने बैग से एक पिल्ला पप्पी निकालता है जो उसे समुद्र तट पर मिला था। वह कांस्टेबल भैरवन को उस पिल्ले के बारे में एक भावुक कहानी सुनाता है। यह कहानी इतनी मार्मिक होती है कि भैरवन भावुक हो जाता है। वह दास से कहता है, तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है। ऐसा समझो कि तुम लोग कभी श्रीलंका से आए ही नहीं। मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। यहां से सीधे चेन्नई चले जाओ और वहां आराम से रहो। इतना कहकर भैरवन पुलिस जीप से दास के परिवार को उतार देता है और चला जाता है। प्रकाश उनके लिए एक कैब बुक करता है। चेन्नई जाने से पहले परिवार रामेश्वरम घूमने का प्लान बनाता है। इस दौरान दास और उसका परिवार अपनी अच्छाई दिखाता है। कैब में खाने पीने के रैपर वे खिड़की से बाहर नहीं फेंकते, बल्कि उन्हें इकट्ठा करते हैं और डस्टबिन में डालते हैं। यह छोटी सी बात उनकी नेकदिली को दर्शाती है। चेन्नई पहुंचने पर दास को सड़क पर एक व्यक्ति बेहोश पड़ा दिखता है। वह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रकाश समझाता है कि वह शराब के नशे में है। दास फिर भी कहता है, तो क्या हुआ? एम्बुलेंस बुलाओ। यह दृश्य दास के दयालु स्वभाव को और गहराई से उजागर करता है। प्रकाश परिवार को एक किराए के घर में ले जाता है जो उसने पहले से ही ढूंढ रखा था, लेकिन वह उन्हें सावधान करता है, यहां किसी को मत बताना कि तुम श्रीलंका से आए हो। तुम्हें यहां की भाषा भी सीखनी होगी। दरअसल श्रीलंका में भी तमिल बोली जाती है, लेकिन वहां का उच्चारण चेन्नई की तमिल से थोड़ा अलग है। प्रकाश यह भी कहता है कि वे स्थानीय लोगों से कम बात करें। प्रकाश परिवार को घर के मालिक राघवन से मिलवाता है, जो एक पुलिस वाला निकलता है। यह जानकर दास और प्रकाश के होश उड़ जाते हैं। अगर राघवन को पता चल गया कि वे श्रीलंका से आए हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राघवन दास से सवाल पूछता है, उसका नाम, काम और पहले कहां रहता था। जब दास बोलता है तो राघवन को उसकी तमिल में थोड़ा अंतर महसूस होता है। वह पूछता है, सच बताओ, तुम कहां से आए हो? तुम्हारी बोली यहां की नहीं लगती। दास सच बताने ही वाला होता है कि राघवन खुद कहता है, अच्छा समझ गया, तुम लोग केरल से हो ना? प्रकाश तुरंत बीच में कूद पड़ता है और कहता है, हां सर, ये लोग केरल से ही हैं। इस तरह राघवन उन्हें किराए पर घर दे देता है। चेन्नई में बसने के बाद परिवार धीरे धीरे नई जिंदगी शुरू करता है। बसंती पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला से दोस्ती कर लेती है, लेकिन दास को यह पसंद नहीं। वह बसंती को पड़ोसियों से ज्यादा बात करने से मना करता है। नीथू को नया घर
और नई जगह बिल्कुल पसंद नहीं। वह हर समय मोबाइल में व्यस्त रहता है और उदास नजर आता है। दूसरी ओर मुरली धीरे धीरे नए माहौल में ढलने की कोशिश करता है। प्रकाश परिवार के लिए जरूरी सामान जैसे बर्तन, टेबल, कुर्सियां लाता है। साथ ही वह उनके लिए नकली दस्तावेज भी बनवाता है ताकि जरूरत पड़ने पर वे उन्हें दिखा सकें। इस बीच बसंती की पड़ोसियों से जान पहचान बढ़ती जाती है। वह सभी को यही बताती है कि वे केरल से आए हैं और वहां कुछ दिक्कतों के कारण चेन्नई शिफ्ट हुए। दास चेन्नई में काम की तलाश में भटकता है। वह अपने परिवार को भारत तो ले आया, लेकिन अब उसे रोजगार ढूंढना है। इस बीच फिल्म में एक नया मोड़ आता है। रामेश्वरम में एक बम ब्लास्ट होता है जिसकी जांच एसीपी बलवंत सिंह कर रहा है। जांच के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें दास डस्टबिन में कचरा फेंकते दिखता है। चूंकि ब्लास्ट डस्टबिन में हुआ था, पुलिस को शक होता है कि दास और उसका परिवार इसमें शामिल हो सकता है। दास की कॉलोनी में एक शराबी लड़का रहता है जो अक्सर नशे में सड़क पर गिरा रहता है। मोहल्ले वाले उसकी हरकतों से तंग हैं और उसे ताने मारते हैं। दास यह सब देखता है और महसूस करता है कि कॉलोनी में एकता की कमी है। वह अपने छोटे बेटे मुरली का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाता है और प्रकाश से अपने लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की मदद मांगता है। प्रकाश दास को लाइसेंस दिलवाता है और दोनों मिलकर रिचर्ड नाम के एक व्यक्ति से मिलने जाते हैं जिन्हें ड्राइवर की जरूरत है। रिचर्ड दास को 7 दिन का ट्रायल देता है, लेकिन कहता है कि इन 7 दिनों की सैलरी नहीं मिलेगी। यह सुनकर प्रकाश दास को मना करने की सलाह देता है, लेकिन रिचर्ड का नौकर जब डिस्पोजेबल कप में चाय लाता है तो रिचर्ड उसे डांटता है। वह कहता है, जब तुम काम मांगने आए थे तब क्या मैंने तुम्हें डिस्पोजेबल कप में चाय दी थी? यह देखकर दास को रिचर्ड की इंसानियत पर भरोसा होता है और वह ट्रायल के लिए तैयार हो जाता है। ट्रायल के दौरान दास पुराने गाने बजाकर रिचर्ड को इंप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड को यह पसंद नहीं। वह दास को गाने बंद करने के लिए कहता है। इस बीच कॉलोनी की बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ती है। बसंती उनके घर जाती है और उनके पति गुणशेखर से बात करती है। गुणशेखर बताता है कि उनकी और उनकी पत्नी की प्रेम विवाह था जिसे उनके परिवार ने स्वीकार नहीं किया था, इसलिए वे दोनों अकेले रहते हैं। एक दिन गुणशेखर की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। यह जानकर गुणशेखर टूट जाता है। वह दास को बताता है कि उनकी सास ने उन्हें श्राप दिया था कि वे अकेले मरेंगे। दास उसे सांत्वना देता है और कहता है, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं और पूरी कॉलोनी भी आपके साथ है। दास कॉलोनी वालों को एकजुट करता है और बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है। इस दौरान गुणशेखर का ससुर भी आता है और माफी मांगता है। यह देखकर गुणशेखर दास का शुक्रिया अदा करता है। दास के प्रयासों से कॉलोनी में एकता आती है, लेकिन उसकी नौकरी का मसला हल नहीं होता। 7 दिन बाद रिचर्ड उसे नौकरी देने से मना कर देता है। निराश दास शराब पीकर घर लौटता है। नीथू और बसंती उसकी हालत देखकर नाराज होते हैं। इस दौरान नीथू अपने दिल का दर्द बयान करता है। वह बताता है कि श्रीलंका में वह एक लड़की से प्यार करता था। जब लड़की के परिवार को यह पता चला तो उन्होंने दास के परिवार को धमकी दी। इसी डर से दास को अपना परिवार लेकर भारत आना पड़ा। नीथू अपने पिता से कहता है, आपके कारण मुझे अपनी मोहब्बत, मेरा गांव, मेरा देश सब छोड़ना पड़ा। यहां मेरी डिग्री का कोई मूल्य नहीं। मैं अब क्या करूं? दास अपने बेटे से माफी मांगता है और कहता है, मुझे बस तुम सबकी जान की फिक्र थी। दोनों के बीच खुलकर बात होती है और उनकी दूरियां मिट जाती हैं। रामेश्वरम में बम ब्लास्ट की जांच तेज हो जाती है। एसीपी बलवंत सिंह को सीसीटीवी फुटेज में दास के बारे में पता चलता है। वह भैरवन से पूछता है, लेकिन भैरवन दास के परिवार की अच्छाई से प्रभावित हो चुका है। वह पुलिस को गुमराह करता है। इस बीच कॉलोनी वाले दास के परिवार को बचाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। वे पुलिस से श्रीलंकाई तमिल में बात करते हैं ताकि दास का परिवार न पकड़ा जाए। अंत में बलवंत सिंह को पता चलता है कि उसने जिस व्यक्ति को हिरासत में टॉर्चर किया था उसकी मृत्यु हो गई। इस कारण उसकी गिरफ्तारी का आदेश आ जाता है। पुलिस कॉलोनी से चली जाती है। दास भैरवन से पूछता है, आपने हमें बचाने के लिए झूठ क्यों बोला? भैरवन जवाब देता है, यहां आने के बाद मुझे पता चला कि तुम कितने अच्छे लोग हो। पूरी कॉलोनी तुम्हारे साथ है। तुम्हें गिरफ्तार करवाता तो मुझे पाप लगता। फिल्म का अंत बेहद सकारात्मक और प्रेरणादायक है। रिचर्ड दास को नौकरी दे देता है और 1 महीने की सैलरी एडवांस में देता है। राघवन की बेटी नीथू को पसंद करने लगती है। कॉलोनी में एकता और भाईचारा बढ़ता है।
फिल्म का संदेश साफ है, अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। यह कहानी न केवल एक परिवार के संघर्ष को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि इंसानियत और एकता कितनी ताकतवर हो सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस फिल्म को जरूर देखें और इसके संदेश को अपने जीवन में अपनाएं।